हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्रायशः जो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने पहले लेक्चर में डिजास्टर मैनेजमेंट का काफी हद तक स्टडी किया। अभी हम ये आगे का जो पोर्शन है, ये लेक्चर 2 है, वीडियो है, यहाँ पे हम कवर करेंगे, जिसमें डिजास्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स है। मतलब मैन मेड है, या तो हम उसे कहेंगे कि ड्यू टू द एरर और ड्यू टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैन, जिसे हम कहते हैं कि मैन मेड एरर्स। और दूसरे है कि नेचुरल। नेचुरल और मैन मेड ये लगभग कोरिलेटेड है, और समथिंग मैन मेड प्योरली भी अलग से है। तो मैन मेड डिजास्टर्स मतलब क्या हम कह सकते हैं? तो मैन मेड मतलब जहां पे आदमी मतलब ह्यूमन बींग्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वहां पे हमारा मतलब संबंध है। मतलब अगर समझ लीजिए कि एग्जांपल केमिकल कुछ डिजास्टर हो गया, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री वहां पे आग लग गई, या तो केमिकल कहीं पे गिर गया, तो जिससे कि बहुत सारे लोगों को इंजरी हो गई, तो ये मैन मेड है। बहुत सारी जगह पे फैक्ट्रीज में आग लग जाती है, या इवन टेररिस्ट अटैक या तो बॉम्ब ब्लास्ट। इवन हम कह सकते हैं कि बहुत से जगह पे मैनमेड से मतलब अच्छे काम किए जाते हैं, कि जैसे कि डैम कंस्ट्रक्ट किया, मगर डैम अगर फूट गया तो किसी कारण उसकी क्वालिटी या कुछ ना कुछ है, तो डैम अगर कहीं फूट जाता है तो उससे जो पानी का सडनली बहाव डाउन स्ट्रीम में आ जाता है, उससे फ्लड आ जाता है, तो नीचे जो भी विलेजेस या तो सिटीज है जो भी, तो वो पूरे के पूरे फ्लड में जाते हैं। तो वहाँ पे प्रॉपर्टी और लाइव्स मतलब जो जान या हम मालमत्ता कहते हैं, उसकी काफी हद तक हानि हो जाती है। बहुत से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो ये है मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल मतलब क्या है? तो नेचुरल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीजें नेचुरली हो रही है, जिसमें मैन या तो ह्यूमन कहीं तक भी उसको हम कंट्रोल में नहीं है, या तो हमारा उसमें कोई भी हद तक उसके पीछे हमारा रीजन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेचुरल आर वेरी बिग, एंड वो बहुत सारे बिग इम्पैक्ट देते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा रहती है, उसका एरिया कवरिंग ज़्यादा रहता है नेचुरल का। तो नेचुरल के ऐसे कौन कौन से? तो नेचुरल में सबसे इंपॉर्टेंट ये कहा जाता है अर्थक्वेक। तो ये जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक मतलब ये काफ़ी बड़े एरिया को कवर करता है। अर्थक्वेक क्यों होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अर्थक्वेक ये पृथ्वी की जो ऊपर की सतह रहती है, मतलब अगर समझ लीजिए कि ये अगर ये पृथ्वी हम कहते हैं, ओके, तो ये जो ऊपर का जो लेयर है, जो हम कहते हैं कि हम जमीन के ऊपर चलते हैं, तो जमीन के नीचे तक अगर हम टॉप से, अगर जमीन के यहाँ से अगर हम 4-5 किलोमीटर तक की एक सतह रहती है, जिसे हम क्रेस्ट कहते हैं। तो ये जो क्रेस्ट रहता है, ये मूवमेंट होते रहे एक दूसरे से, क्योंकि इस सतह के नीचे जो भी है बहुत सारा लिक्विड रहता है, जिसे हम कहते हैं लावा रस। अभी भी पृथ्वी सेंटर में गर्म है, बहुत गर्म है, जो हम वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते। तो क्योंकि जो सेंटर में यहाँ पे अर्थ के जो सेंटर में है, यहाँ पे लावा है, बहुत सारा लावा है। तो ये जो क्रेस्ट है, ये तो ठंडी होती होती जा रही है, तो ये जो क्रेस्ट है, इसकी मूवमेंट होते रहते हैं। एक क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट के ऊपर आ जाती है, यहाँ पे भी ऐसे होता था। तो ये जो क्रेस्ट है, ऊपर की सतह, इनमें मूवमेंट होता रहता है। ये कोई छोटे मोटे नहीं रहते, 100 किलोमीटर या तो 200 किलोमीटर, ये तो उससे भी ज्यादा रहते हैं। मतलब हजार हजार किलोमीटर तक के लेंथ के भी क्रस्ट रहते हैं सर। तो पूरे अर्थ में बहुत सारे ऐसे क्रस्ट प्लेट्स है, जिसे हम कहते हैं कि प्लेट्स है। तो ये जो क्रस्ट है, उसकी मोमेंट्स के कारण अर्थक्वेक आ जाता है। तो मोमेंट्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिलीज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो अर्थ के नीचे मतलब अंदर में, यहाँ पे जो भी मोमेंट हो रही है, हलचल हो रही है, उसके कारण मोमेंट होते हैं। तो उसके कारण जो सतह है, ये मतलब पृष्ठभाग, मतलब हम जो जमीन कहते हैं, जहाँ पे हम चलते हैं या तो हम जहाँ पे रहते हैं, वो जो सतह है, वहां पे बहुत बड़ी ऐसी मोमेंट होते हैं। इसकी जो एनर्जी रहती है, तो ये ट्रिमेंडस है। दिस कॉज सिस्मिक वेव्स। ये जो हिलना रहता है, तो मोमेंट है, इसको सिस्मिक कहते हैं। और ये जो वेव्स रहते हैं, इसको सिस्मिक वेव कहते हैं। वाइब्रेट होता है, पूरा का पूरा जो क्रिस्ट रहता है वाइब्रेट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब अर्थक्वेक हो जाता है, तो पूरा का पूरा बिल्डिंग या तो जो भी कुछ एरिया, वो पूरा शेकिंग या तो मतलब वाइब्रेट हो जाता है। तो उसे कहते हैं हम सिस्मिक वेव्स। ओके, लीडिंग टू मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस लाइक ट्रेमर, शेकिंग, क्रैकिंग। बहुत से जगह पे तो ऐसे क्रैक हो जाते हैं, क्योंकि छोटे 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 दरार रह जाते हैं एज कम्पेयर टू द क्रेस्ट। ये तो छोटे, मगर अपने लिए बहुत से बड़े हैं। इतने भी बड़े हो जाते हैं कि कभी कभी तो ये मतलब जो दो पहाड़ी के बीच में जैसे एक दरिया या हम कहते हैं कि खाई है, उस तरह से भी बन जाते हैं। तो ये काफी हद तक बड़ा डिजास्टर है। ये नेचुरल है, ये अब ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में बिल्कुल ही नहीं है, मगर इसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। तो इफेक्ट भी हम देखेंगे। सच वाइब्रेशंस ऑन क्वेकिंग इन अर्थ्स क्रस्ट इज नोन एज अर्थक्वेक।
इसीलिए हमें अर्थक्वेक है। तो यहाँ से हम डेफिनेशन आप याद रखिएगा, सच ए वाइब्रेशन मतलब जो भी सिस्मिक वाइब्रेशन हो रहे थे, तो ये सिस्मिक वाइब्रेशन या तो हम कहेंगे कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस लाइक ट्रिमर और शेकिंग और क्रैकिंग, वाइब्रेशंस और क्विकिंग इन अर्थ क्रस्ट। ये जो क्रस्ट है ऊपर का, मैंने जैसे बताया कि अभी ये जो धरती दिखाई है, ये जो क्रस्ट है, तो ये क्रस्ट की जो है मूवमेंट होती है या तो वाइब्रेशंस हो, उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक। इट इज बिलीव्ड दैट beside other causes, man-made causes like mining and construction of big dams can also lead earthquakes। can also lead है, मगर होते हैं ऐसा संभव नहीं है, मगर हम उसे करने के पीछे कहीं ना कहीं छोटे से अंश तक हमारा भी हाथ बार हो सकता है। कैसे? तो ये डैम्स, बहुत बड़े बड़े डैम्स कंस्ट्रक्ट किए रहते हैं, तो एक ही जगह पे अगर समझ लीजिए पानी का बहुत बड़ा स्टॉक हो गया, तो पानी का भी वेट है, तो उस वेट से अगर समझ लीजिए वहाँ का क्रस्ट अगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूज है या तो नीचे सतह के नीचे, तो वहाँ पे तो हलचल होगी, तो उसमें भी वाइब्रेशंस हो सकते हैं। तो ये या तो माइनिंग है, माइन में ब्लास्ट होते रहते हैं नीचे अंडर में, तो कोल की माइन है बहुत नीचे, मतलब 100 200 500 मीटर नीचे तक रहती है, तो वहाँ पे अगर समझ लीजिए बड़ा ब्लास्ट हुआ, तो ऑब्वियसली ऊपर के सतह में अर्थक्वेक की तरह कुछ शेकिंग हो सकता है, तो अर्थक्वेक भी आ सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैन मेड रहता है इस पोर्शन में, मगर ये लीडिंग है, मतलब क्या है, तो लीड मतलब वहाँ पे हम प्रवृत्त करते हैं अर्थक्वेक के लिए, या तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा हमारा मतलब ह्यूमन बींग्स का कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन रहता है, मगर मैक्सिमम केसेस में अर्थक्वेक ये नेचुरली काउंट होता है, इसलिए नेचुरल में ही आप भी काउंट कीजिए अर्थक्वेक। काफी छोटे हद तक मैन मेड है, तो ये आप उस वक्त आप ये सेंटेंस लिखिएगा एग्जाम में। ओके, उसके इफेक्ट्स हम देखेंगे। डिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट मीन्स बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, जो भी मैन मेड अपनी जो भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया है, तो उसका डिकंस्ट्रक्शन। डिकंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन के ऑपोजिट वर्ड है। कंस्ट्रक्शन हम मतलब हम कुछ बिल्डअप करते हैं या तो हम कुछ बनाते हैं, डिकंस्ट्रक्ट मतलब ये पूरा का पूरा डिमोलिश करना या तो तोड़ देना, तो ये हो जाता है ड्यू टू द अर्थक्वेक, जिसमें कि बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है, रोड्स है, जो भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मैन मेड, ये पूरा का पूरा डिकंस्ट्रक्ट होता है, मतलब डैमेज हो जाता है। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारा बड़ा इफेक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो बहुत सी जगह अभी देखिए, अगर समझ लीजिए अर्थक्वेक का अगर आ गया, तो ये जो सरफेस रहता है, एक सरफेस कभी कभी नीचे हो जाता है डाउन में, एक अगर ऊपर हो गया, तो ऑब्वियसली अगर वहां से नजदीक से अगर रिवर बह रही है, पानी का फ्लो, वो तो जो डाउन लेवल जो हो रहा है उसी के डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड्स में, तो नदी की डायरेक्शन या तो जो भी पानी का बहाव है वो चेंज हो जाता है। इसमें भी बहुत सारा इफेक्ट इकोलॉजिकल मतलब एनवायरमेंटल बड़ा इफेक्ट हो जाता है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो भी नॉट ओनली द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ऑल द नेचुरल वाइल्ड एनिमल्स और पेट एनिमल्स और ह्यूमन लाइफ्स, बहुत सारे जो भी जीव है पृथ्वी के ऊपर, उनकी जान जा सकती है। और प्रॉपर्टी, जो भी मैन मेड प्रॉपर्टी है, तो नेचुरल भी प्रॉपर्टी है, उनकी लॉस हो जाती है काफ़ी हद तक। मतलब ये जो हम कंस्ट्रक्ट किए, ये खेती वगैरह अगर क्रैक गए ऐसे, तो खेती में भी क्रैक बन जाते हैं, तो उसमें भी खेती या तो जो भी रोड से तो मैन मेड जो भी आर्टिफिशियल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा लॉस रहता है, मतलब लाइफ भी लॉस होती है और प्रॉपर्टी भी लॉस होता है। तो ये अर्थक्वेक का इफेक्ट हो गया। आगे हम देखेंगे floods, a frequently occurring natural disaster in all the part of the world is floods। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग रहता है। फ्रीक्वेंटली मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा, बार बार होना, मतलब शॉर्ट पीरियड में ज्यादा टाइम्स वो होता है। मतलब ये यहाँ पे क्या कहा गया कि नेचुरली डिजास्टर, ये नेचुरल डिजास्टर है, ये ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे धरती के ऊपर, मतलब दुनिया में कहीं ना कहीं तो ये होता ही रहता है। फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग मतलब ये नेचुरली होता रहता है, मगर ये ना हो, या तो इससे भी क्या हम बच सकते हैं, या तो जो भी अपनी जो लॉसेस हो कम से कम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम आगे भी देखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में वही दिया। अभी यहाँ पे हम देखेंगे फ्लड क्या है एग्जैक्टली, कैसे बनता है और उसका इफेक्ट क्या है, ये दो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो फ्लड, अर्थक्वेक तो दुनिया में ज्यादातर से ऑकर नहीं होता, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, मगर फ्लड्स की सबसे ज्यादा ऑकर है, ये नेचुरल डिजास्टर्स में सबसे टॉप में रहता है। ड्यू टू एक्सेसिव रेन इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पे अगर एक्सेसिव, अभी देखिए इस पिक्चर में हमें दिखा है कि जो कुछ घर मकान है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी कुछ मकान है,
मतलब एक विलेज है, यहाँ पे पूरा पानी भर गया है। यार देखिए फोर व्हीलर है, कुछ एक कार दिखाई है जो कि आधी तो पानी में डूब चुकी है। यहाँ पे कुछ तो गेट की तरह कुछ लग रहा है, एंट्रेंस गेट या समथिंग। यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे कुछ कंस्ट्रक्ट किया है। ये हाउसेस है। तो ये जो है ये पूरा पानी में आ गया। तो क्यों? तो बारिश हो रही है यहाँ पे, देखिए ऐसे। तो ये जो पूरे बारिश हो रही है, मतलब यहाँ पे पानी का पूरा स्टैक हो गया, मतलब पानी एक जगह पे रुक गया है। तो मतलब इसे कहेंगे फ्लड, पानी की लेवल बढ़ गई है। तो ये हो जाता है ड्यू टू द हेवी रेन या तो एक्सेसिव रेन, मतलब वही हेवी रेन। तो यहाँ पे एक मतलब बच जाता है। और दूसरा है कि रिवर ओवरफ्लो, मतलब ऑब्वियसली अगर पानी का लेवल अगर बढ़ गया तो पानी नाला या तो जो भी नदी है उसकी जो लेवल है वो ओवरफ्लो हो जाएंगे, मतलब जो भी उसका जो तट है तो वो पानी नदी से या तो नाले से ऊपर में बहना लगेगा। इट्स बैंक्स कॉजिंग अ फ्लड। बैंक्स मतलब नदी को जो भी जहां से भी पानी मिलता रहता है हमेशा, उस एरिया को हम बैंक्स कहते हैं। ओके। द वाटर ड्रेनेज सिस्टम इन बिग सिटीज फॉल्स शॉर्ट। जो भी बड़े बड़े सिटीज या तो गांव जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम रहती है, तो वहाँ पे ये सिस्टम पूरी 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 कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं, इवन हो ही जाते हैं, क्योंकि ये जो पानी ये पूरा का पूरा उसमें भर जाता है। ओके। फॉल शॉर्ट व्हेन देयर इज अ हेवी रेन, रिजल्टिंग इन चॉकिंग द गटर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। और उसका क्या हो जाता है परिणाम? तो वो चौक हो जाते हैं, ड्रेनेज या तो गटर्स या तो ओवरफ्लो हो जाते हैं। वाटर ओवरफ्लोज ऑन द रोड्स एंड सराउंडिंग एरियाज एंड इवन एंटर नियर बाय हाउसेस। घरों में भी पानी चला जाता है क्योंकि रोड में भी पानी आ गया, गटर ओवरफ्लो हो गए, या तो जो भी नाले है या तो रिवर्स है वो भी ओवरफ्लो हो गए। तो पानी धीरे धीरे अगर लेवल बढ़ रहा है तो वो तो बाद में तो आपके घर में या तो जो भी अगल बगल में जो भी मकान है उसके घरों में जाना ही जाना है। इफेक्ट्स ऑफ द फ्लड्स, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सेम ऐसे ही है यहाँ पे भी, बहुत सारे प्रॉपर्टीज चली जाती है, लाइफ बहुत सारे मतलब जो जीव एनिमल प्लांट एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स या तो पेट एनिमल जो भी कह सकते हैं, या तो ह्यूमन लाइफ्स भी है, ये सारे के सारे अफेक्ट हो जाती है। उनको बहुत हद तक तो उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि लॉस ऑफ लाइफ। प्रॉपर्टी मतलब जो भी कुछ मकान है या तो जो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है या जो भी अपनी मालमत्ता है वो भी लॉस हो जाते हैं। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब क्या है? जो भी मिट्टी ऊपर की है पानी के साथ बह जाती है, इसे हम कहेंगे सॉइल इरोजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सॉइल इरोजन। बहुत से जगह पे ये आपको वर्ड्स काफ़ी हद तक हमेशा आपको पढ़ने में आएगा। तो आप ये भी याद रखिएगा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब बहुत से बार तो इतना रहता है कि पानी का अगर बहाव ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे पत्थर भी वो पानी के साथ 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 बह जाते हैं। मिट्टी तो बहती ही है और वही पत्थर हाँ धीरे 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 क्रैक होते होते सैंड में बन जाते हैं। तो यही रहता है कि उसे कहते हैं हम सॉइल इरोजन। और उस एरिया में जो पहले की ज़मीन की लेवल थी वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाती है, बिकॉज सॉइल टॉप सॉइल वो पानी के साथ बह जाती है। डिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, डिस्ट्रक्शन मतलब क्या है कि खराब हो जाना, डैमेज हो जाना। जो भी खेतों में स्टैंडिंग क्रॉप्स मतलब जो अभी खेत में जो भी अगर कुछ फसल वगैरह अच्छी सी बन गई है और अगर सडनली अगर कुछ फ्लड आ जाता है तो पूरे के पूरे डैमेज हो जाते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स मतलब जो भी फ्लड्स आ जाता है उसके बाद के क्या क्या इफेक्ट्स रहते हैं, लाइक स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसीजेस कैसे स्प्रेड हो जाते हैं? तो अगर समझ लीजिए पानी ज़्यादा देर तक अगर एक ही जगह पे रुक गया तो वहाँ पे क्या हो गया, उस वो पानी खराब हो जाएगा। वहाँ पे मच्छर या तो जो भी मॉस्किटोज है या तो छोटे छोटे एल्गी वगैरह ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे वायरसेस वगैरह बैक्टीरिया जो भी है वो पनपने लगेंगे और उससे अपने को भी मतलब डिसीजेस बनने लगेंगे। एंड द एपिडेमिक्स अफेक्टिंग मतलब जो संसर्ग जो हम कहते हैं कि एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहते हैं डिसीजेस, तो वो ज़्यादातर से पनपने लगते हैं। और ये सबसे बड़ा क्या आता है? तो द इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स इज नॉट ओनली द पीपल द एनिमल्स, मतलब यहाँ पे पीपल लिखा है तो आदमियों में ये डिसीजेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम तो ज़्यादातर से आदमियों का भी सोचेंगे क्योंकि पॉपुलेशन या डेंसिटी के इसमें ये सबसे बड़ा इफेक्ट रहता है एपिडेमिक्स का। साथ साथ जो भी कुछ एनिमल्स रहते हैं उनको भी ये इफेक्ट मतलब जो रहता है एपिडेमिक्स का या तो डिसीजेस का, ये भी काफ़ी हद तक अफेक्टिंग रहता है। ये हो गया फ्लड्स का। बाद में स्टॉर्म्स है। स्टॉर्म्स मतलब जो तूफान होता है। अभी इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हवा के कारण अभी हवा मतलब विंड इस डायरेक्शन से, तो जो पेड़ जहाँ पे वो पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में आ गया। द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज द चेंजेस इन वेदर रिजल्टिंग इन स्टॉर्म
विंड्स और स्टॉर्म्स। ये क्या रहता है, तो जो फॉर्मेशन रहता है हाई और लो एयर प्रेशर, कहीं ना कहीं तो लो एयर प्रेशर और हाई प्रेशर हवा का बनता रहता है ड्यू टू द टेम्परेचर ऑल्सो। ये टेम्परेचर का इफेक्ट रहता है। तो जहाँ पे लो प्रेशर रहता है और हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा का डायरेक्शन बन जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि बहुत से बार हवा की मतलब विंड का जो प्रेशर रहता है या तो स्पीड रहता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ है या तो मकान है बहुत से डैमेज हो जाते हैं। तो इफेक्ट क्या रहता है, ग्रेट डैमेज इन स्टॉर्म्स अफेक्ट द रीजन्स, पर्टिकुलर उस जो भी रीजन रहेगा उस रीजन में ये अफेक्टिंग रहता है। अब स्टॉर्म्स का एक रहता है कि ये एक एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता रहता है। तो इसका कवरिंग एरिया मतलब जो डैमेजिंग का रहता है बहुत हद तक बड़ा भी हो सकता है स्टॉर्म्स का। ओके, ट्रिमेंडस लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इसमें ट्रिमेंडस लॉसेस रहते हैं क्योंकि मकान गिर जाते हैं या तो क्रॉप्स जो भी पेड़ पौधे गिर जाते हैं। तो इसमें लॉसेस बहुत रहते हैं, प्रॉपर्टी का भी और लाइफ का भी। डिस्ट्रप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई जो भी है अपना, जो क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं तो पोल या तो जो भी अपने बड़े बड़े जो ट्रांसमिशंस रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की जो भी सिस्टम है या तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है मतलब रोड्स या तो वो पूरी के पूरे हैम्पर हो जाते हैं, मतलब डैमेज हो जाती है। या तो बहुत सी जगह तो ये तो पूरी के पूरा क्षति हो जाती है, मतलब डिस्ट्रप्शन हो जाता है। तो ये स्टॉर्म्स के कुछ यहाँ पे जानकारी दिया है, उसमें इफेक्ट्स भी है। आगे देखेंगे फॉरेस्ट फायर्स। तो फॉरेस्ट फायर इज अ अनकंट्रोल फायर इन अ फॉरेस्ट। ये अनकंट्रोल रहता है क्योंकि एक बार अगर आग लग गई जंगल में तो हमेशा, क्योंकि जंगल मतलब फॉरेस्ट में क्या होता है तो कि पेड़ पौधे ज़्यादा रहता है, भले वहाँ पे ग्रीनरी भी हो मगर आग जैसे जैसे मतलब फायर जैसे जैसे आगे चलती रहेगी पूरा का पूरा जो भी ग्रीन है वो जो सूखे के साथ साथ जो भी बाकी का मतलब वेट जो रहता है ग्रीनरी रहती है वो भी जलने लग जाते हैं। तो ये अनकंट्रोलेबल है क्योंकि वो सराउंडिंग में चारों डायरेक्शन में फैलता रहता है। तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए कंट्रोल करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। इवन बहुत से एरिया पे तो कंट्रोल होता ही नहीं है। तो उसे नेचुरल मतलब अपने आप जहाँ पे उसको कंट्रोल होता है कि कभी अगर समझ लीजिए नदी मिल गई या तो कोई कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रीज या तो जो भी है अगर नहीं रहेंगे तो वहाँ तक तो आग मतलब फायर होना ही होना है। तो उसके बाद वो धीरे धीरे थम जाती है, ये भी हो जाता है। तो ये फायर ज़्यादातर से फॉरेस्ट फायर जो हम कहते हैं कि ये अनकंट्रोलेबल रहता है। पेस्चर्स एंड ग्लैंडलैंड्स ड्यू टू द नेचुरल और मैनमेड कॉजेस, इसमें दोनों कॉजेस रहते हैं, नेचुरल भी रहते हैं और मैनमेड। बहुत से जगह पे तो आदमी कहीं ना कोई कुछ जलाना या तो कुछ मतलब खाना पकाना जंगल में जाके कुछ ऐसा करते तो उससे धीरे 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 वो फैल जाती है। नेचुरल में भी हो सकता है, समर सीजन में ज़्यादातर से ये नेचुरली ऑकरिंग हो सकता है। फॉरेस्ट फायर स्प्रेड एट द ट्रिमेंडस स्पीड, ये स्पीड से बढ़ जाती है क्यों, तो हवा का डायरेक्शंस और इसका चारों डायरेक्शन मतलब सराउंडिंग में फैलता रहता है। तो इसलिए ये कवरिंग एरिया स्पीडली मतलब कवर करता रहता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि फॉरेस्ट फायर स्पीड एट द ट्रिमेंडस स्पीड, इसका स्पीड बहुत रहता है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए बहुत बड़ा एरिया कवर किया था उस फॉरेस्ट ने लास्ट सितंबर 2019 में, और वहाँ पे लाइफ और प्रॉपर्टी बहुत डैमेज हुआ। प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो भी साधन संपत्ति रहती है नेशनल प्रॉपर्टी हम करेंगे फॉरेस्ट प्रॉपर्टी, वो तो डैमेज हो ही हुई है मगर उसके साथ साथ एनिमल्स, ऐसा कहा जाता है कि 3 अरब से भी ज़्यादा जो भी जंगल्स के मतलब वाइल्ड एनिमल्स थे उनकी पेशीज वो डैमेज हो चुके हैं। इसकी काउंटिंग नहीं, इस मतलब क्या कह सकते हैं हम, एक ऐसा कहा जाता है जस्ट रफ कैलकुलेशन में, मगर ऐसा आशंका है कि उससे भी बहुत बड़ी संख्या हो सकती है ये। तो उसके इफेक्ट्स क्या है, ग्रेट डैमेज ऑफ नेचुरल वेल्थ, मतलब जो भी साधन संपत्ति जैसे मैंने अभी कहा कि नेचुरल वेल्थ है, एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है, बायो मतलब क्या है, एनिमल्स। तो छोटे मोटे जो भी है कुछ जंगल्स में बड़े एनिमल्स भी है और कुछ छोटे 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 जीव या तो हम कहेंगे इंसेक्ट्स है जो भी कुछ है। तो ये ओवरऑल करके हम उसे कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायोलॉजिकल है। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो भी है ये पूरी की पूरी मतलब ये एक श्रृंखला रहती है। हम कहते हैं कि जो सजीव सृष्टि की एक श्रृंखला रहती है कि बड़ा छोटा और छोटा एक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो जाता है, नेचुरल वेल्थ तो जाता ही जाता है।
पोल्यूशन इन एयर। और दूसरा इफेक्ट रहता है कि ये आग लगने से क्या हो जाता है, तो ट्रिमेंडस गैसेस या तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हवा में फैल जाते थे, जिससे कि एयर पोल्यूशन की मात्रा उस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी लेवल तक बढ़ जाती है और इवन रिस्की एरिया में पहुंच जाती है। फिर वहाँ पे जंगल के जो भी फॉरेस्ट के नियर अबाउट जो सिटीज़ या तो विलेजेस या तो जो भी एनिमल्स है या तो ह्यूमन बींग्स है, उनके लिए काफ़ी खतरा रहता है। यहाँ पे हमें कुछ पूछा गया है कि कैन यू टेल, मतलब हमें कुछ हम बता सकते हैं क्या इस तरह से कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लास एट प्रेजेंट, कि आपके क्लास में कितने चिल्ड्रंस है करंटली, समझ लीजिए। हाउ वुड यू हैपन इफ 5 टाइम्स दिस नंबर सेट एट योर क्लासेस, अगर समझ लीजिए आपके क्लास में 60 स्टूडेंट है, वही सेम क्लास में अगर समझ लीजिए उसके 5 टाइम्स, मतलब 65 टाइम्स, मतलब समझ लीजिए 300 स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे उनको बैठने के लिए कहा, तो इज इट पॉसिबल या नहीं? इसका आंसर हमें देना है, सोचना है जैसा ऐसा, क्योंकि ये भी एक डेंसिटी का इफेक्ट रहता है कि अगर एक छोटे से एरिया में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ गए तो क्या, विच काइंड ऑफ डिजास्टर कैन ऑकर इन एन ट्रिमेंडस क्राउडेड प्लेस। तो ऐसे जो क्राउडेड क्राउडेड मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन या तो एक ही जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहना, उसे हम कहेंगे क्राउडेड प्लेस। तो एक्सट्रीमली क्राउडेड प्लेस में अगर कौन कौन से डिजास्टर आ सकते हैं, आप जस्ट सोचिए कि क्योंकि पहले जो भी हमने डिजास्टर सोचे, तो उसका जो भी एक्सट्रीम क्राउडेड प्लेस है, उन दोनों का रिलेशन मतलब इफेक्ट क्या हो सकता है ऐसे प्लेस में, आप ये सोचना है। आगे देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट मैं लेक्चर 3 में लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी वीडियो काफ़ी हद तक बड़ा हो चुका है। तो देखते रहिए हमारा प्राइस एजू यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।